माई हीरो अकेडमिया फाइनल वॉर आर्क, जिधर एमएच के इंटायर विलन मिलके जापान के ऊपर कब्जा करना चाहते थे एंड इसके अलावा उनका एक और मेन मिशन था, डेकू से वन फॉर ऑल छीन लेना, ताकि से वो सिर्फ जापान ही नहीं पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर पाए। एंड इस सब के पीछे सिर्फ एक ही मास्टरमाइंड था, ऑल फॉर वन। इस जंग का आरंभ होता है जब ऑल फॉर वन आओयामा के पेरेंट्स को फोन करके पूछता है क्या उन सभी ने उसके दिए गए आदेशों का पालन किया है कि नहीं, और इसके रिस्पॉन्स में आओयामा की माँ ऑल फॉर वन को एक संदेश देते हुए बोलती है कि जैसे तुमने कहा था वैसे ही हुआ है। और इस चीज को ऑल फॉर वन खुद चेक करता है अपनी क्वर्क की मदद से कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं महसूस होता उसको। तभी आओयामा की माँ बोलती है कि उनको कामयाबी हासिल हुई है डेकू को उस जगह पहुंचाने में जिधर ऑल फॉर वन ने लाने को बोला था। और तभी इसी के साथ हमें अगले ही पल आओयामा दिखाया जाता है जो कि डेकू के साथ एक अनजान जगह पर आ गया था एंड ये वही जगह है जिधर ऑल फॉर वन ने बोला था डेकू को लाने के लिए। तभी सही मौका देखकर ऑल फॉर वन आओयामा के पीछे से डेकू के सामने आ जाता है एंड इसी के साथ माई हीरो अकेडमिया द फाइनल वॉर शुरू हो जाती है। अब जैसे ही ऑल फॉर वन डेकू के सामने आ जाता है वो तुरंत ही अपनी रैप क्वर्क की मदद से सारे विलन्स को बुला लेता है, लेकिन डेकू एंड बाकी के हीरोज को अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो सब भी शुरुआत से तैयार थे एंड बिना कोई देरी के सारे हीरोज कुरुगिरी के पोर्टल से आ जाते हैं ऑल फॉर वन के विरुद्ध लड़ने के लिए। और ये मुमकिन हो पाता है मनोमा की मदद से, क्योंकि उसने कुरोगिरी की क्वर्क को कॉपी कर लिया था ताकि से सभी हीरोज को इस लड़ाई में फायदा हो पाए। अब जैसे ही विलेंस आ जाते हैं तभी तुरंत ही उनको कैद कर लिया जाता है एक जाल के मदद से, लेकिन वो सिर्फ 3 सेकंड के लिए कैद होते हैं, जो कि इनफ टाइम होता है हीरोज के लिए ताकि से वो अपना अगला जाल बिछा पाए। अब हीरोज ऑलरेडी ग्रुप में डिवाइडेड थे एंड हर एक ग्रुप एक एक आयरन मेडन को चूज कर लेता है एंड आयरन मेडन एक ट्रैप का नाम है जो कि हीरोज के द्वारा बनाया गया था, जिसमें सभी के सभी विलेन सिर्फ 3 सेकंड के लिए कैद हुए थे। अब सभी हीरोज फैल जाते हैं जैसे ही कुरोगिरी का पोर्टल खुलता है एंड हर एक हीरोज का ग्रुप विलन के साथ ऑल ओवर जापान में चले जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। अब इनकी जिधर लड़ाई होनी थी वो जगह थी गैंग ऑर्कास एक्वेरियम आइलैंड, ऑल माइट स्टैचू एंड कमिनो वार्ड, गानम माउंटेन विला एंड सबसे इम्पोर्टेंट यूए हाई स्कूल, जिधर फाइनल बैटल होनी थी शिगाराकी एंड डेकू के बीच में। और इसी के चलते हुए जमीन में से काफी सारे पिलर्स निकल के आ जाते हैं जो कि यूए को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं एंड एक बहुत जोर की आवाज आती है जैसे मानो कोई बहुत बड़ा भूकंप आया हो, और उसी आवाज के साथ यूए हवा में उड़ने लगता है एंड साथ ही साथ में सारे पिलर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं एक एक करके एंड एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैप क्रिएट कर देते हैं ताकि से कोई भी उस फ्लोटिंग यूए के अंदर नहीं आ पाए और ना ही कोई बाहर जा पाए। तभी हमें फ्लोटिंग यूए के अंदर एक पोर्टल खुलते हुए नजर आता है एंड उसमें से सबसे पहला निकलने वाला जो इंसान होता है वो खुद शिगाराकी होता है एंड वो ये रियलाइज कर लेता है कि सिर्फ वो ही एकमात्र विलेन है जो कि उधर पहुंचा है। लेकिन कुछ चंद सेकंड बाद ही शिगाराकी के सामने हीरोज आ जाते हैं एंड वो सभी अपनी पोजीशन ले लेते हैं शिगाराकी के खिलाफ लड़ने के लिए। अब काफी सारे हीरोज उस फ्लोटिंग यूए में थे एंड बाकुगो भी वहीं मौजूद था, लेकिन एक चीज वहां गड़बड़ थी एंड वो थी डेकू की गैर मौजूदगी। एंड इस चीज को सबसे पहले गौर किया बाकुगो ने, क्योंकि एक सेकंड पहले डेकू उसके साथ था एंड दूसरे पल नहीं। अब जैसे ही ये बाकी के हीरोज को पता चला तो उन्हें ये एहसास हो गया था कि उनका ये प्लान उनके हाथ से निकल रहा है। अब जैसे ही मोनोमा का रैप गेट ओपन होता है, फ्रॉपी एंड यूरेविटी ऑर्का आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। तभी यूरेविटी ये नोटिस करती है कि आखिरकार डेकू यहाँ कैसे आया, उसको तो शिगाराकी के साथ होना चाहिए था। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि टोगा ने अपने क्वर्क की मदद से डेकू को भी इधर खींच के लेके आ गई थी, बट डेकू का डेंजर सेंस ट्रिगर नहीं हुआ था क्योंकि टोगा का इंटेंशन हार्मफुल नहीं था डेकू की तरफ। इसी वजह से डेकू टोगा के जाल में फंस जाता है। अब इस दुर्घटना के बाद काफी सारी चीजें बदलने वाली थी क्योंकि ऑर्का आइलैंड जापान से काफी दूर था, तो डेकू को वहां तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और डेकू जितना लेट होगा उतनी ही ये जंग उनके हाथ से फिसलती हुई
हुई चली जाएगी। तो डेकू को वहां से जितना हो सके उतनी जल्दी रवाना होना था जापान की तरफ, लेकिन जब तक काफी देर हो गई थी। यूए हाई स्कूल में शिगराकी के खिलाफ लड़ाई चालू हो गई थी, जिसके दौरान इरेजर हेड, बेस्ट जीनिस्ट, मिर्को, सेमेंटोस, बाकुगो और बाकी हीरोज उसके खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी डेकू समहाउ इरेजर हेड को कांटेक्ट करने में कामयाब होता है एंड वो ये बताता है कि वो अभी ओकुटो आइलैंड पर है, बोले तो ऑर्का आइलैंड, एंड वो रिक्वेस्ट करता है रैप गेट ओपन करवाने की। तभी सन ईटर एड शॉट को बोलता है कि हमें अभी रैप गेट खोलना पड़ेगा, बट बेस्ट जीनिस्ट एंड एड शॉट मना कर देते हैं क्योंकि मनोमा एक बारी में एक ही कॉपी क्वर्क अप्लाई कर सकता है एंड उसको स्विच करने में 10 सेकंड का टाइम लगता है एंड अभी टाइम उनके लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज है। शिगराकी के बढ़ती हुई पावर को लेके इरेजर हेड डेकू को बोल देता है कि तुम्हें खुद यहाँ तक आना पड़ेगा, जब तक हम सभी यहाँ मिलकर शिगराकी को रोकने की कोशिश करेंगे। जिधर बाकुगो, सन ईटर, बीस्ट जीनिस्ट, एस शॉट, मिरिको, मोनोमा एंड इरेजर तैयार हो जाते हैं शिगराकी से लड़ने के लिए। कहीं 200 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशियन के बीच में ओकुटो आइलैंड बसा हुआ है, जिधर डेकू, ओचाको एंड टोगा मौजूद हैं गैंग ऑर्का के साथ। तभी अचानक से गैंग ऑर्का एंड अदर हीरोज पे अटैक होने लगता है एंड एक बहुत बड़ी शॉक वेव का भी मुकाबला करना पड़ता है, जिसके दौरान डेकू एंड यूरेविटी दोनों उस शॉक वेव के साथ कहीं दूर चले गए थे। तभी डेकू के पीछे से टोगा अटैक करती है एंड डेकू को वो छुरा घोंपने ही वाली होती है। तभी यूरेविटी पीछे से चिल्लाते हुए डेकू आवाज देती है एंड उस आवाज के साथ डेकू टोगा का अटैक रोक देता है। देन उसको समझ आ जाता है कि आखिरकार क्यों उसका डेंजर सेंस क्वर्क एक्टिव नहीं हो रही, क्योंकि टोगा डेकू को पसंद करती है एंड टोगा ये चीज डेकू के सामने बोल भी देती है कि वो उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। तभी टोगा अपनी भावना एंड अनुभूति डेकू के सामने रखती है एंड बोलती है, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी मैं तभी से तुम्हें पसंद करने लगी थी। तभी डेकू बोलता है कि किसी के साथ क्यूट या फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद फीलिंग्स नहीं आती है। तभी टोगा उसको बीच में रोककर बोलती है, नहीं, मेरे लिए प्यार का मतलब खुद को उस जैसा बना लेना है जिस व्यक्ति को आप चाहते हो। तभी टोगा डेकू से पूछती है, आखिर तुम क्या चाहते हो डेकू? एंड वो ये चेक कर रही थी कि आखिर डेकू के मन में क्या मुझे बचाने का थॉट आता है कि नहीं। तभी डेकू बोलता है कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन हम कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि मैं कभी भी उन लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा जिनको मैं दिल से पसंद करता हूँ। और ये आंसर सुनने के बाद टोगा को क्लियरली समझ आ गया था कि डेकू ने उसको रिजेक्ट कर दिया है एंड उसने यही सेम क्वेश्चन यूरेविटी से भी पूछा था एंड उसका भी सेम आंसर था एंड टोगा इन दोनों से ही सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठी थी कि यही दो जने हैं जो कि उसको समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ एंड उसने प्रेम के विचारों को त्याग दिया कि ये लव वाली चीजें बकवास हैं उसके लिए, वो तो सिंगल ही बढ़िया। तभी वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को बाहर निकाल देती है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए ओचाको डेकू को बोलती है कि यही सही मौका है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो बिना कोई समय गवाए हुए डेकू अपनी क्वर्क एक्टिवेट करता है एंड वो वहां से निकल जाता है शिगराकी की तरफ। एंड तभी ओचाको एंड फ्रॉफी मिलके टोगा के खिलाफ लड़ते हैं एंड उसके क्रोध को रोकने में कामयाब होते हैं। अब इस फाइट के साथ भी बाकी की फाइट चालू होने वाली थी, जैसे कि गुंगा माउंटेन विला, जिधर स्पेशली ऑल फॉर वन को टेलीपोर्ट किया गया था, जिधर हमें एंडेवर एंड हॉक देखने को मिलते हैं। और इस फाइट की शुरुआत हमें हॉक करते हुए दिखाई देता है, जो कि अपने स्पेशल शॉट से ऑल फॉर वन के सर पे अटैक करता है ताकि से वो उसको मार पाए, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसका जो न्यू हेलमेट है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, ऐसा हॉक बोलता है, क्योंकि जो उसकी ब्लेड थी वो काफी ज्यादा स्पेशल थी एंड उसने अपनी ब्लेड को इस टाइम के लिए ही बचा के रखा हुआ था। और ये चीज वो एंडेवर को भी बताता है कि ऑल फॉर वन का हमें हेड टच करना काफी मुश्किल है।
अब आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार हॉक ने ऑल फॉर वन के हेड पे ही क्यों अटैक किया था एंड उसका मास्क क्यों लगा हुआ है। तो वेल बेसिकली ऑल फॉर वन का जो मास्क है वो उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, क्योंकि अगर वो मास्क हट जाएगा तो ऑल फॉर वन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाएगा एंड वो मौत के करीब पहुंच जाएगा। सो इसलिए हॉक ने ऑल फॉर वन के चेहरे पे सबसे पहले अटैक करने को सही समझा था, लेकिन वो कामयाब नहीं होता है। और हम इस युद्ध के दौरान हॉक एंड एंडेवर हैं जो अपने ग्रुप को लीड करने वाले हैं ऑल फॉर वन के खिलाफ। तभी एंडेवर ऑल फॉर वन को बोलता है कि हमने तुम्हें यहाँ पे जानबूझ के लेके आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि तुम अपने टेलीपोर्टेशन क्वर्क से काफ़ी सारी चीज़ें खराब कर सकते हो और हम तुम्हें इस स्पेसिफिक लोकेशन में इसलिए लेके आए हैं ताकि से तुम अपनी क्वर्क को यूज़ करके कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। लेकिन उसके रिप्लाई में ऑल फॉर वन बोलता है कि तुम लोग गधे हो, तुम वैसे ही हीरोज की क्वांटिटी कम है और अब तुम लोग स्प्लिट हो गए हो। बट इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। बात यहाँ आ जाती है कि आखिरकार एक और मेन विलन छूट रहा है एंड वो है डावी। तो यानी कि अब डावी से जो मुकाबला करने वाला है वो उसका छोटा भाई होगा। बोले तो सोटो डाबी से लड़ेगा। तो यहाँ सिंपल सी ये बात है कि एंडेवर ने जो कचरा फैलाया था शुरुआत में, अब वो यहाँ पे सोटो को समेटना पड़ेगा। तभी हमें कमेनो वोट का सीन दिखाया जाता है एंड हमें ये देखने को मिलता है कि डाबी एंड सोटो ऑलरेडी आमने सामने खड़े हुए हैं एंड वो लोग स्पेशली वहाँ पे भेजे गए हैं। अब यहाँ से डाबी एंड सोटो की फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड वेल एक्चुअली में इस वॉर की शुरुआत सोटो एंड डाबी के बातों से होती है, जिधर डाबी सोटो को बताता है कि कैसे वो जंगल में जल के मरते मरते बचा था एंड उसके फादर ने बोले तो एंडेवर ने कैसे उसको मरा हुआ घोषित कर दिया था। एंड जब वो वापस से घर लौटा था कैद से छूट के, तो उसने देखा कि वो ही पुराना सीन जो उसके साथ हो रहा था, जो सोटो के ऊपर हो रहा था। तो तभी वो वहां से डर के भाग गया, क्योंकि वही एकमात्र रीजन था जो वो अब इस हालत में है। तभी हमें आगे डाबी का बढ़ता हुआ गुस्सा दिखाई देता है, जिधर वो अपने दोनों हाथ जोड़ता है एंड अचानक से वो पूरा फ्लेम में कन्वर्ट होने लगता है। उसके चारों तरफ काफ़ी तेज ब्लू फ्लेम्स आने लगती हैं एंड वो धीरे धीरे करके ऑल माइट के स्टैचू पे खड़ा होता है जो कि पिघल रहा था। और ये सीन देख के सोटो बाकी अदर्स हीरोज को बोलता है कि तुम सब लोग अब रेडी रहना, क्योंकि ये जो बंदा है वो सोच के आया है कि अगर मैं इस वॉर में लड़ूंगा तो अगर मेरी मौत होती है तो हो जाने दो, यानी कि वो अपनी मौत के लिए भी प्रिपेयर्ड है। और इसी के साथ तभी हमें डाबी की तरफ से फ्लैश फायर हीट फिस्ट देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त थी सोटो के खिलाफ। और ये चीज़ देख के सारे हीरोज अवेयर हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं उसके अटैक के लिए। और उसी के साथ हमें सोटो दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ एंड तभी हमें दूसरी तरफ डाबी के चेहरे पे काफी ज्यादा इवल स्माइल दिखाई दे रही थी एंड उसी के साथ वो बहुत तेजी से सोटो की तरफ बढ़ता है एंड उसको पीछे से ग्रैब करने की कोशिश करता है, लेकिन सोटो मैनेज कर लेता है उसके जंगल से बचने की एंड वो सीधे उसकी नजर जाती है ऑल माइट की स्टैच्यू पे जो कि वो पूरी आधी पिघल चुकी थी। एंड उसी के बाद सोटो तैयार हो जाता है अदर हीरोज के साथ मिलके डाबी पे अटैक करने के लिए। तभी अगेन डाबी फ्लैश फायर फिस्ट अपना रेडी करता है एंड वो बहुत तेजी से सोटो की तरफ बढ़ता है, लेकिन बाकी के हीरोज उस बीच में आ जाते हैं। तभी हमें हेल स्पाइडर का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देता है एंड वो सारे हीरोज को इधर उधर पटकने लगता है, बट समहाउ दे मैनेज टू सर्वाइव एंड वो लोग सोटो को बचा लेते हैं, जो कि एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट बना रहा था। लेकिन डाबी की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो सोटो के पीछे आ जाता है एंड जितनी देर में वो पलक झपकाता उतनी देर में सोटो में इतना तेज मुक्का पड़ता है कि वो काफी दूर जाके गिरता है एंड विद दैट उसकी स्किन भी बर्न होने लगती है, क्योंकि उसकी जो ब्लू फ्लेम है वो काफी तेज थी। लेकिन सोटो को रीस्टार्ट करने का मौका नहीं मिलता, इवन दो वो अभी भी जमीन से घिसटता हुआ जा रहा है एंड वो डैमेज खा रहा है, लेकिन डाबी इतना तेज है कि वो अगेन दोबारा अपनी हेल फायर फिस्ट लेके आ जाता है। लेकिन तभी हमें बाकी के हीरोज का बीच फाइट में टांग अड़ाने को देखने को मिलता है, जिधर सारे के सारे सोटो चिल्लाते हुए आते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बॉल जमीन पर टिप्पा खाती है वैसे ही सोटो टिप्पा खा रहा था और जैसे ही वो बाउंस बैक होता है डाबी इतनी तेज एक लात मारता है कि वो सीधे जाके बहुत ऊंची इमारत में घुस जाता है एंड वो इमारत टूट जाती है एंड सोटो काफ़ी ज़्यादा शॉक में हो जाता है। उसकी नाक खून से लथपथ हो चुकी थी, उसके चेहरे से खून टपक रहा था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन हमारे हीरो भी
रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लोग अगेन डाबी को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है। तभी हमें सोटो दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंग से चिपका हुआ है उस किक के बाद। देन वो बताता है कि मैंने हेल फ्लैश फायर फिस्ट को एक अलग लेवल पे पहुंचा चुका हूँ और अब तुम तैयार रहो मेरी फ्लैश फायर फिस्ट खाने के लिए। तभी हमें देखने को मिलता है कि सोटो अपनी धीरे धीरे करके फ्लैश फायर फिस्ट के मुक्के को काफ़ी ज़्यादा फ्लेम से कवर कर लेता है एंड टू बी ऑनेस्ट वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मुक्का लग रहा था। एंड तभी वो सीधे जाके डाबी पे वो हिट लैंड हो जाती है। लेकिन मात्र यही एक अटैक नहीं होता, सोटो मल्टीपल अटैक करता है अपनी आइस एंड फायर को कंबाइन करते हुए एंड विद दैट डाबी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है उसके शरीर के ऊपर। एंड अब वो भी अपने नाक मुंह कान से ब्लीड करना चालू कर देता है एंड वो भी टप्पा खाते हुए पीछे जाने लगता है। बट डाबी का चेहरा देख के ऐसा नहीं लगता कि उसको जरा सा भी असर पड़ा, इवन दो वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो अगेन अपने हाथों के दम से रुकता है क्योंकि वो बहुत तेजी से पीछे जा रहा था एंड वो तैयार हो जाता है एक और अटैक करने के लिए। तभी लेकिन ये फाइट यहाँ पे भी रुकने का नाम नहीं लेती है। वो दोनों की दोनों एक दूसरे के ऊपर डेविस्टेटिंग ब्लोज देते हुए जाते हैं और इसके चलते हुए डाबी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो अगेन एक बहुत बड़ा अटैक करता है जिसके चलते हुए सोटो एंड अदर हीरोज काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन सोटो रुकने का नाम नहीं लेता है एंड वो धीरे धीरे करके डाबी की तरफ बढ़ता है एंड वो उसके पास आके बोलता है कि मुझे बस तुमसे एक चीज बोलनी है, थैंक यू एंड प्लीज तुम ये चीज रोक दो। एंड उसी के साथ सोटो अपना फाइनल अटैक करता है डाबी के कोर पे। बोले तो वो इतना तेज मुक्का मारता है उसकी पेट में कि डाबी के चीथड़े उड़ जाते हैं। तभी सोटो को अपना पास याद आता है जिसमें उसके के सारे क्लास 1A के मेंबर्स दिखाई देते हैं एंड तभी जैसे ही पंच लैंड होता है उसके ऊपर डाबी ठहर जाता है एंड विद दैट सोटो की विक्ट्री हो जाती है। लेकिन जो डैमेज पहुंचाया है डाबी ने वो काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि आसपास की जमीन पूरी उखड़ चुकी है, पेड़ जल चुके हैं एंड बिल्डिंगों में आग लगी हुई है। टू बी ऑनेस्ट लिटरली 15 से 20 मंजिली ऊंची दीवारें पूरी जल रही हैं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ हीरोज एंड सोटो वो फ्लेम्स डाबी की रुक जाती हैं एंड विक्ट्री चली जाती है हीरोज की ओर। तो जैसे ही ये फाइट खत्म होती है बाकी के सारे हीरोज में कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली डाबी रुक चुका है, डाबी अब डाउन है, वो हार गया है जस्ट बिकॉज ऑफ सोटो हमारे साथ खड़ा हुआ था एंड हमने उसके फुटस्टेप फॉलो करे। लेकिन अभी भी वहाँ पे खतरा नहीं टला था। एक बहुत बड़ा नोमू आ जाता है लेकिन हीरोज खुद पे इतना ज्यादा बिलीव कर रहे थे कि वो इजीली उस नोमू को डाउन कर देंगे। लेकिन ये जंग रुकने का यहाँ पे नाम नहीं लेने वाली थी क्योंकि बाकी की और भी जगह हैं जिधर हमारे काफी खतरनाक विलेंस पहुंच चुके हैं और मेन है यूए मेन बिल्डिंग जो कि आसमान में उड़ रही है। तभी हमें बाकू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा था टोडोरोकी के लिए क्योंकि उसने डाबी को हरा दिया था एंड वो टोडोरोकी को काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी करता है। और जैसे ही ये बात हेडक्वार्टर तक पहुंचती है प्रेजेंट माइक ये अनाउंस कर देता है कि सोटो ने डाबी को हरा दिया है। और ये न्यूज सुनने के बाद बाकी के हीरोज में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है। लेकिन वहीं विलेंस में भी गुस्से का जो बार है वो बढ़ता चला जाता है एंड विद दैट स्टेन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो ये चीज बिलीव नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार डाबी कैसे हार गया। लेकिन अब हम बढ़ते हैं मेन फाइट की ओर जिधर सोटो ने डाबी को हरा दिया था। तभी वहां पे सभी सारे खड़े हुए हीरो सोटो की तरफ बढ़ने लगते हैं। इन सबसे पहले पहुंचने वाला रहता है टेन्या, उनका क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तभी सोटो उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसी के वजह से उसके जो इंजन है वो ब्लोन अप हो गए थे हीट के चक्कर में। लेकिन वो उसको बोल देता है कि यहाँ पे तुम्हारी गलती नहीं है तो प्लीज़ तुम माफ़ी नहीं मांगो। तभी हमें देखने को मिलता है कि डाबी स्टिल जिंदा है। वो सभी लोग क्वेश्चन यही कर रहे थे कि आखिरकार इतनी बुरी हालत के हो जाने के बावजूद डाबी जिंदा कैसे है। तो वेल बेसिकली डाबी भले ही सबको मारने के इरादे से इस वॉर में उतरा हो लेकिन बाकी के हीरोज ऐसा नहीं सोच के उतरे थे, जिसमें से एक सोटो था क्योंकि वो अपने बड़े भाई को कैसे ही मार सकता है। अब यहाँ पर तो विक्ट्री हो चुकी है हीरोज की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विलेंस का पलड़ा भारी हो रहा था। बोले तो गुंगा माउंटेन विला जो है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था, जिधर हमें मात्र 3 लोग हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें से एक था एंडेवर, एक था हॉक एंड ऑफ कोर्स उनका मेन अपोनेंट ऑल फॉर वन।